पिछली बार हम लोगों ने बेटा ऐसे तीन चार्जेस के इक्विलिब्रियम को स्टडी किया जो दो चार्जेस तो फिक्स थे और केवल थर्ड चार्ज के बारे में हमें सोचना था कि उसे हम कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। हमें इन दोनों चार्जेस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना था क्योंकि ये क्लैम्प थे। तो हम लोगों ने उस डिस्कशन में दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे। एक कि अगर ये जो दो चार्जेस फिक्स चार्जेस हैं ये सेम नेचर के हैं, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, then the third charge should be placed along the line joining the two charges। इसी में कहीं पे मान लो कि इस चार्ज से x डिस्टेंस पे, यहाँ भी इस चार्ज से x डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा और एक पॉइंट along the line joining the two charges। This is about position of third charge. So it should be along the line joining the two charges and in between the two charges. Then only this charge will be in equilibrium. And very important third point was that nature of positive है या negative, nature of third charge and magnitude of third charge doesn't matter. Does not matter. So all of you will copy down these three very important points. These two are clamped, so mention that the two charges are not free to move. And third interesting case was that these two charges are of opposite nature. अगर एक प्लस है then the other one is minus. If this is positive charge then other is minus charge. And in this case the third charge, so in this case when the two charges are of different nature, the third charge should be placed on the side of a smaller charge, but it should be not in between the two charges. It should be this side of the smaller charge. And then we just have to equate the two forces, either it is case of similar nature charges or it is case of opposite nature charges। हमको पोजीशन के लिए बस इतना करना था कि दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर देना था और हमको पोजीशन का पता चल जाता। इसके अलावा इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना था क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज डज नॉट मैटर। ठीक है ना। आज हम लोग उस केस को करेंगे जिसमें तीनों चार्जेस मूव करने के लिए फ्री हैं। अब दो चार्जेस के बीच तीसरे चार्ज को ऐसे रखना है कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहें। तो सबसे पहले केस लेते हैं जब ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं और थर्ड चार्ज को हमें रखना है। तो थर्ड चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो ये भी डिसाइड करना है, उसको बीच में रखना पड़ेगा या साइड में, ये भी डिसाइड करना है। यानी मैग्नीट्यूड, नेचर और पोजीशन तीनों पर अब ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? इसका पहला एग्जाम्पल यहाँ से समझते हैं।
हमने पॉजिटिव चार्ज लिया तीसरा और कहा कि उसको बीच में रख कर देखते हैं कि क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर इसको इस तरह से फोर्सेस लगाएं थर्ड चार्ज पर, सबसे पहले फोर्सेस लगा के देखते हैं कि क्या थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है। तो देखो इसकी वजह से जो रिपल्सिव फोर्स है वो इधर लगेगा, F ड्यू टू 4Q, और इसकी वजह से जो रिपल्सिव फोर्स है वो इधर लगेगा, F ड्यू टू Q, और ये इक्वल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन X। तो ये Q तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है अगर इन दोनों के बीच में रखा जाए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों भी रिपल्सिव फोर्स की वजह से भाग सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि अगर हम Q को पॉजिटिव लें और बीच में रख दिया हमने, तो क्या ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो हम इन दोनों में से किसी एक फोर्स पर टेस्ट कर लें इक्विलिब्रियम, तो तीसरे चार्ज पर ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएगा। तो मान लो कि हम 4Q पे टेस्ट करें, तो अब देखो 4Q पर कितनी तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, दो तरह के, एक Q की वजह से और एक 4Q की वजह से। तो 4Q पर इस Q की वजह से जो फोर्स लग रहा है, 4Q की वजह से नहीं, एक Q की, कैपिटल Q की वजह से और एक स्मॉल q की वजह से, तो इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और तुम लोग ध्यान दे रहे हो, Coulomb's law says that force is always acting along the line joining the two charges। तो फोर्स लगाने में तो अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैपिटल Q की वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस तरफ, और स्मॉल q की वजह से भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस तरफ। तो ये तो इक्विलिब्रियम में रह सकता है इन दोनों की वजह से, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस चार्ज को पॉजिटिव लेंगे तो ये तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएंगे। तुमको सीखना है लॉजिक या एनालिसिस करने का तरीका कि हम देख कैसे रहे हैं। अगर तीनों चार्जेस फ्री हो मूव करने के लिए, तो हमें कितने चार्जेस पर इक्विलिब्रियम टेस्ट करना होगा, 2 चार्जेस पर आउट ऑफ 3। तो थर्ड चार्ज एक ले लो और एक इन दोनों में से कोई और ले लो और चेक करो और देख लो कि इक्विलिब्रियम पॉसिबल है या नहीं। तो ये तो नहीं पॉसिबल है जब तीनों ही सेम चार्ज हो जाए। तो अब इन दोनों के बीच में हम जो चार्ज रखेंगे वो निगेटिव चार्ज ले लेते हैं। यहाँ पर इस लाइन पर जॉइनिंग द टू चार्जेस, इसको ध्यान रखना, ये कहाँ रख रहे हैं तीसरा चार्ज, ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तीसरे चार्ज को रखा पर इस बार इसको निगेटिव लिया। अब देखते हैं कि क्या स्थिति बन रही है। सबसे पहले थर्ड चार्ज पे देखो, तो इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स इधर F Q, इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स इधर F ड्यू टू 4Q। हाँ, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं किसी x पर जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक, तो ये इक्विलिब्रियम में हो पॉसिबल है। अब 4Q को देखो, Q या 4Q में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने 4Q को देखा था, तो यहाँ भी 4Q पर ही टेस्ट कर लेते हैं इक्विलिब्रियम। 4Q को इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स इधर ड्रॉ करेगा, F ड्यू टू -Q, लेकिन इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर, F ड्यू टू Q। ये डिस्टेंस अगर R ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस R माइनस x हो जाएगी। तो अब तुम लोग देख सकते हो कि हाँ, अब इस केस में ये हो सकता है कि ये दोनों x की किसी वैल्यू के लिए बैलेंस हो जाए और इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया हमने? हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, व्हेन ऑल 3 आर फ्री टू मूव, व्हेन ऑल
three are free to move. Then third charge nature is needed to be tested. हमको टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में पॉजिटिव लगेगा या निगेटिव चार्ज लगेगा। तो नेचर अब पिक्चर में आ गया, नेचर की इम्पोर्टेंस है। ये दोनों पॉजिटिव थे तो ये निगेटिव चार्ज होना चाहिए था। इन बिटवीन द टू पोजीशन कहाँ रहेगी अभी भी? इन बिटवीन द टू। थर्ड चार्ज जो है वो अभी भी दोनों के बीच में ही कहीं रखा जाएगा। और इस बात को हम टेस्ट कर सकते हैं कि अगर हम इस माइनस क्यू को या प्लस क्यू को इन दोनों चार्जेस के साइड में रखते, ये है मान लो माइनस क्यू, इसको इस साइड में रखा, तो ये जो क्यू चार्ज है उसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा और जो 4q चार्ज है उसकी वजह से भी अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा। यानी अगर ये इन दोनों के बीच में ना रखकर, तो ये दोनों फोर्सेस जो दोनों चार्जेस की वजह से q और 4q की वजह से एक ही डायरेक्शन में लगेंगी। तो अगर इन दोनों के बीच में ना रख के साइड में रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। इसका मतलब ये वाला केस बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो चाहे माइनस क्यू रखें चाहे प्लस क्यू रखें। तो अब हमने इन दोनों के लिए कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। व्हेन ऑल द थ्री चार्जेस आर फ्री टू मूव, all the three charges are free to move, then the third charge is needed to be, nature of the third charge is needed to be tested. ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, ये दोनों अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए था। और इसकी पोजीशन अभी भी पिछले केसेस की तरह से दोनों चार्जेस के बीच में एट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस कहीं रखना पड़ेगा, तब ये तीनों ही इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये डिस्कशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीखो कि हम कैसे फोर्सेस को एनालाइज करके, बिल्कुल सिंपल है, कॉमन सेंस है कि दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट जब हो जाते हैं तो जिस पर लगते हैं उस पर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाता है। बस फर्क इतना है कि तीनों फ्री हैं तो दो चार्जेस पर ये फोर्सेस का डायरेक्शन और ये फोर्सेस की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो ये केस हो गया जब दोनों सेम नेचर के थे। सिमिलर लॉजिक तब भी लगेगा जब दोनों निगेटिव होते। अब की बार जो थर्ड चार्ज रखते वो निगेटिव चार्ज ना होकर पॉजिटिव चार्ज होता। ठीक है, तो अब वो केस भी देख लेते हैं जिसमें कि दोनों चार्जेस डिफरेंट नेचर के हैं, जैसे ये। अब यहाँ पर भी हम इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक चार्ज रखते हैं और देखते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो इन दोनों की वजह से क्या ऐसा हो सकता है कि ये इक्विलिब्रियम में हो। तो इन दोनों की वजह से जो फोर्सेस हैं पहले उनकी डायरेक्शन चेक करो। इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स और इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स। अब ये तो दोनों एक ही तरफ हो गए। इसका मतलब कि अगर ये पॉजिटिव नेचर का है और इन दोनों के बीच में रखा गया तो एक ये खुद ही इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, तो बाकी दोनों पर इक्विलिब्रियम टेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब अगर हम इसको निगेटिव चार्ज मानकर टेस्ट कर लें बजाय पॉजिटिव के, अगर ये निगेटिव हो, अब फोर्सेस देखो तो Q की वजह से, स्मॉल q की वजह से अट्रैक्शन फोर्स इधर और -4q की वजह से रिपल्सिव फोर्स इधर, ये भी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो ये थर्ड चार्ज, अगर ये दोनों डिफरेंट नेचर के हैं तो ये थर्ड चार्ज आप पॉजिटिव लो निगेटिव लो, इन दोनों के बीच में रखोगे तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है।
तो ये दोनों केसेस तो ख़त्म हो गए। तो अब इन दोनों के ऑपोजिट नेचर का होने पर इस चार्ज को पिछले केसेस की तरह हम छोटे चार्ज के साइड में रखते हैं और लॉजिक सेम जो पिछले क्वेश्चंस में हमने अप्लाई किया था उसी लॉजिक से हम डिसाइड करते हैं कि अगर ये दोनों डिफरेंट नेचर के हों तो थर्ड चार्ज को छोटे चार्ज के साइड में रखकर उसका इक्विलिब्रियम चेक कर लेते हैं। और पिछले केसेस में हमने देखा था कि हाँ वो केस इक्विलिब्रियम का था। ये है वो पॉइंट x जिस पर हमने ये थर्ड चार्ज रख दिया और मान लो कि ये थर्ड चार्ज ये दोनों तो q और -4q है और ये थर्ड चार्ज आपने ले लिया पॉजिटिव। तो अब इस पर फोर्सेस लगाकर देखते हैं। तो देखो इस पर स्मॉल q की वजह से फोर्स इधर और -4q की वजह से फोर्स अट्रैक्शन वाला इधर। हाँ, अगर ये पॉजिटिव नेचर का हो तो ये बैलेंस हो सकता है, थर्ड चार्ज बैलेंस हो सकता है। लेकिन क्या 4q भी बैलेंस हो सकता है या क्या q भी बैलेंस हो सकता है? क्योंकि अगर तीनों फ्री हैं तो हमको थर्ड चार्ज प्लस इन दोनों में से किसी एक और की बैलेंसिंग को टेस्ट करना पड़ता है। तो 4q अगर -4q पे हम बैलेंसिंग टेस्ट करें तो लगाकर देखते हैं अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर कैसे फोर्सेस लग रहे हैं। ये पॉजिटिव है तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स इधर और इसकी वजह से भी अट्रैक्शन फोर्स इधर। उप्स, अगर ये पॉजिटिव है तो इन दोनों में से ये दोनों बैलेंस नहीं रह पाएंगे जबकि थर्ड चार्ज पे तो बैलेंसिंग हो रही है। तो क्या पता चलता है कि अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो ये पॉजिटिव होगा तो बैलेंसिंग नहीं हो सकती, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। तो इसको निगेटिव रख कर देखते हैं। अगर इसे निगेटिव रखा तो इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स इधर, इसकी वजह से रिपल्शन फोर्स इधर, ये दोनों ऑपोजिट हैं। x की किसी वैल्यू के लिए ये बैलेंस हो सकते हैं। तो हाँ, थर्ड चार्ज यहाँ भी इक्विलिब्रियम में रहेगा अगर छोटे चार्ज के साइड में है तो। अब -4q पे भी इस निगेटिव चार्ज की वजह से असर देख लें। माइनस की वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा -q और +q की वजह से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा +q। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं तो थर्ड चार्ज को रखना तो छोटे चार्ज के साइड में है, लेकिन इसका नेचर इन दोनों अपोजिट नेचर के केस में निगेटिव होना चाहिए। कोई दूसरी रास्ता नहीं है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो ये भी नहीं पॉसिबल, ये भी नहीं पॉसिबल और ये भी नहीं पॉसिबल, ठीक, जबकि ये प्लस था। तो इस कंक्लूजन को आप लर्न मत करो, आप बस कूल माइंडेड एक्सप्लेनेशन सुनो और सीखो कि हमने कैसे पता किया कि इसको कहाँ रखें, इसका नेचर क्या हो, और फिर इसके सॉल्यूशन को सीखेंगे कि कैसे मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे x निकालना है, नेचर कैसे निकालना है वो हम यहाँ पर समझ गए हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम को देखने का तरीका, जबकि तीनों ही चार्जेस फ्री हों, तो हम Q, 4Q और कैपिटल Q यही तीनों केसेस लेते हुए, डिस्टेंस R लेते हुए, सबसे पहले इस केस को देखेंगे कि अगर Q और 4Q दोनों फ्री हैं तो थर्ड चार्ज को कहाँ रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। और हमने देखा कि अगर तीनों चार्ज फ्री हैं तो हमको थर्ड चार्ज और इन दोनों में से किसी एक चार्ज, दो चार्ज पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को टेस्ट करना होगा। चलो अब ध्यान से देखो कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करना है। एक है Q, दूसरा है 4Q और इनके बीच में थर्ड चार्ज को हमने रखा x डिस्टेंस पर किसी एक चार्ज से।
ये थर्ड चार्ज, इसको x डिस्टेंस पर रखा, मान लो स्मॉल q से, ठीक है। अब इस चार्ज पर इक्विलिब्रियम टेस्ट करने के लिए q की वजह से जो फोर्स लगेगा वो पहले लगाया अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, और रिपल्सिव फोर्स है तो अवे फ्रॉम बोथ द चार्जेस। 4q की वजह से भी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एंड अवे फ्रॉम द टू चार्जेस। ये है F ड्यू टू Q और ये है F ड्यू टू, सॉरी ये तो निगेटिव चार्ज होगा ना, तब इक्विलिब्रियम रहेगा, क्योंकि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा पर ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, तो इसको निगेटिव चार्ज कहेंगे हम। और निगेटिव चार्ज की वजह से ये इसे अट्रैक्ट करेगा इधर, तो FQ इधर, ये इसे अट्रैक्ट करेगा इधर, तो F ड्यू टू 4Q इस तरफ, ठीक है। ये बेटा करेक्ट कर लो, दोनों अगर सेम चार्ज नेचर चार्जेस हैं तो थर्ड चार्ज जो है वो अपोजिट नेचर का होना चाहिए, यानी निगेटिव होना चाहिए। तो अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको यहाँ क्या क्या पता करना है, ध्यान से देखो। हमको Q का, कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड पता करना है, नेचर पता करना है और पोजीशन पता करनी है। और नेचर हमने पता कर लिया, फोर्सेस की डायरेक्शन डिसाइड देखकर ही नेचर पता कर लिया कि ये दोनों पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। अब पहले पोजीशन पता कर लेते हैं। x डिस्टेंस पर इधर रखा है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं। तो अब ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ऑपोजिट है ही, तो हमने लिखा FQ शुड बी इक्वल टू F ड्यू टू 4Q। अब FQ लिखो, K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरह से ये देखो इन दोनों के बीच, ये K Q1 Q2 अपॉन R माइनस एक्स स्क्वायर, तो K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये दोनों फोर्सेस जो चार्जेस हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, K भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको R माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर मिलेगा। और जैसे पिछली बार सॉल्व किया था, r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, सो r इज इक्वल टू 3x, सो x इज इक्वल टू r बाई 3 पर ये चार्ज रखना पड़ेगा। सिंपल। तो जब आप थर्ड चार्ज के फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो जैसे पिछली बार हमको पोजीशन मिल रही थी, इस बार भी पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक पर फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो हम 4Q पे टेस्ट कर रहे थे तो 4Q पे ही लिख लेते हैं। इसकी वजह से इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इधर, F ड्यू टू माइनस Q, और इसकी वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर, F ड्यू टू Q। अब इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो ध्यान से देखो कि अब हमको क्वेश्चन को दो हिस्सों में पूरा करना पड़ेगा। कब? जब तीनों चार्जेस फ्री हों। तो अब इस पर बैलेंस करेंगे, इस पर बैलेंस करके थर्ड चार्ज पर बैलेंस करोगे तो हमेशा x मिलेगा पोजीशन। और जब इन दोनों में से किसी एक पे फोर्सेस बैलेंस करोगे तो तुमको थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड मिलेगा। कैसे? देखो, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये भी बैलेंस होगा, और इसको बैलेंस होगा। ये टेस्ट कर लेने के बाद थर्ड चार्ज पे अपने आप बैलेंसिंग ट्रू हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो 4Q पे बैलेंसिंग चेक करो कि F माइनस Q अगर FQ के बराबर है तो 4Q बैलेंस्ड है। F माइनस Q लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो, माइनस Q मतलब इन दोनों की वजह से फोर्स, तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, K
Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। क्योंकि हम साइन को यहाँ डायरेक्शन बनाते समय इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर साइन के साथ नहीं रखते हैं, इसलिए कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आप इस डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करो तो जब आप इक्वेशन बनाओगे तो आपको लिखना होगा कि ये फोर्स वेक्टर प्लस ये फोर्स वेक्टर इक्वल टू 0, और तब आपको साइन के साथ वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी। लेकिन ये तरीका बेस्ट लगता है मुझे कि आप डायरेक्शन देखते समय साइन को कंसीडर कर लो, डायरेक्शन उसी हिसाब से बनाओ, और फिर सिंपल लॉजिक लगाओ कि दो फोर्सेस ऑपोजिट हैं, अगर इक्वल होंगे तो ये बैलेंस होगा। अब स्मॉल क्यू की वजह से देखो, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये लिख दिया हमने के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखो कैपिटल क्यू कैंसिल नहीं होगा। जब हम दोनों में से किसी एक चार्ज पे फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं तो कैपिटल क्यू कैंसिल नहीं होगा, और इन दोनों में से किसी एक पर बैलेंसिंग टेस्ट करने की नौबत ही तब आ रही है जब तीनों फ्री हैं मूव करने के लिए। तो तीनों जब फ्री हैं तो हमारा सॉल्यूशन एंटायरली फर्क हो गया। सिर्फ एक बात नहीं बदली कि अगर ये सेम नेचर के हैं तो बीच में रखो, अगर ये ऑपोजिट नेचर के हैं तो थर्ड चार्ज को छोटे चार्ज के साइड में रखो। इसे सॉल्व किया, के चला गया, 4Q चला गया, और आपको कैपिटल Q की वैल्यू मिल गई R माइनस एक्स होल स्क्वायर स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो कैपिटल Q की वैल्यू हो गई, R की जगह आपने रख दिया R/3 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी x की जगह रखना है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। Q इज 3R माइनस R, दैट इज 2R/3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये R स्क्वायर और R स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा, और ये स्मॉल q भी है यहाँ पर, 2/3 स्मॉल q। 2/3 नहीं, 2/3 का स्क्वायर है 4/9, 4/9 स्मॉल q। तो ये हमारा आंसर दो पार्ट्स में सॉल्व होगा। एक बार थर्ड चार्ज पर आप फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो आपको हमेशा पोजीशन मिलेगी, फिर आप इन दोनों में से किसी एक पर इक्वेशन लिखेंगे तो आपको थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड मिलेगा। और नेचर के लिए हमको बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगा के देखना होगा, तो हमको ये दोनों सेम हैं तो ये माइनस रखना होगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये माइनस, और ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये प्लस रखना होगा, तभी हमको ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम मिल पाएगा। और अब इन दोनों केसेस को देख लेते। अगर हमें ये सॉल्व करना होता ये पूरा प्रोसेस कि थर्ड चार्ज की मैग्नीट्यूड, पोजीशन और नेचर बताओ, जबकि ये दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, तब भी हम इसी लॉजिक से चलते, इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करते। फर्स्ट पार्ट में वी विल एज्यूम that if the two charges are of opposite nature then let the third charge be capital Q। हमें पता है कि अगर ये दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हैं तो थर्ड चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, तभी सिस्टम बैलेंस होगा। थर्ड चार्ज पर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा टुवर्ड्स दिस चार्ज, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा अवे फ्रॉम दीज टू चार्जेस। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो ये बैलेंस होगा, और इसकी बैलेंसिंग टेस्ट करने पर हमको इसकी पोजीशन x मिलेगी हमेशा। ये याद रखो, यहाँ भी हमने जब थर्ड चार्ज पर फोर्सेस बैलेंस किए थे तो हमें थर्ड चार्ज की पोजीशन मिली थी। यहाँ भी जब हम थर्ड चार्ज को के फोर्सेस बैलेंस करेंगे
तो हमें इसकी पोजीशन मिलेगी। और ये भी रिकॉल कर लो कि जब ये दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो जो थर्ड चार्ज है वो स्मॉलर चार्ज के साइड में रखा जाएगा, तो ही बैलेंस हो पाएगा। इसके बाद हमको पता है कि अगर तीनों फ्री हैं तो वी हैव टू टेस्ट बैलेंसिंग ऑफ एनी ऑफ दीज टू चार्जेस। इसको टेस्ट करते हैं। इस पर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये बैलेंस होगा, और जब दो चार्जेस आउट ऑफ 3 बैलेंस हो गए तो थर्ड तो बैलेंस होगा ही होगा। तो जब इस पर फोर्सेस इक्वेट करेंगे तो पोजीशन मिलेगी थर्ड चार्ज की, और जब किसी एक पर फोर्स बैलेंस करेंगे तो चार्ज का, थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पर थर्ड चार्ज पर जब फोर्सेस बैलेंस किए तो पोजीशन मिली, और जब इस पर फोर्सेस बैलेंस किए तो थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड मिला। तो स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं और सधे हुए हैं, सेम स्टेप्स सारे केसेस में। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर ये दो अपोजिट हैं तो थर्ड चार्ज को निगेटिव होना पड़ेगा, और थर्ड चार्ज इन दोनों के बीच में नहीं रखा जा सकता, उसको स्मॉलर चार्ज के साइड में रखना है। सो आई हैव रिपीटेड ऑल द पॉइंट्स सेवरल टाइम्स थ्रू आउट द क्लास. Now you have to put your efforts, you have to go through all the analysis. Then only listening to the analysis will not help you. You have to explain yourself all the 3-4 cases which we have discussed in the last class and in this class to yourself independently, and then find where you are getting problem. Again go to that explanation, again listen to that, and then again try to explain to yourself, and then find out these type of questions from H.C. Verma, from Newton Physics, and solve them independently. Then you will be confident enough to solve the problems of Coulomb's law, especially equilibrium questions. So I hope that I did my best, and now I hope that you are going to put your effort. बेटा, किसी भी टीचर की गाइडेंस केवल 40% 30% असर डालती है। 60 to 70% बच्चे का एफर्ट ये डिसाइड करता है कि बच्चे को क्या फ्यूचर में मिलने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड कि आप मेहनती बनो और पैशन के साथ जो सीख रहे हो, जो कर रहे हो, उसको खूबसूरती से कंप्लीट करो।